हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारा साइंस फाउंडेशन बैच चल रहा था। इसमें हमारा बायोलॉजी का सेक्शन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और उस बायोलॉजी के सेक्शन में हम मनुष्य और जंतु के बारे में चर्चा कर रहे थे। मनुष्य एवं जीव जंतु, ठीक है, क्या होता है उसमें। और ये जो हमारी आज क्लास नंबर 14 है, 14 नंबर की क्लास है। इसमें हम चर्चा करेंगे आज कोशिका के बारे में कि कोशिका है क्या। कोशिका को बोलते हैं सर सेल। क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका क्या होती है, कितने प्रकार की पाई जाती है, मनुष्यों में कैसी होती है, जंतुओं में कैसी होती है, पादपों में कैसी होती है। पिछले कुछ वीडियो में हमने कोशिकाओं के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त की थी। कोशिका की खोज के बारे में प्राप्त की थी। कोशिकाओं जैसे 1665 में सब रोबोट के द्वारा खोजा गया। कोशिका के प्रकारों के बारे में जाना, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका विभाजन के बारे में जाना। अब इस वीडियो में, इस क्लास में हम कोशिका के बारे में और अन्य कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हमारे सेशन को आगे ले जाते हैं। देखिए, आ जाइए क्लास में, आ जाइए, एंट्री कर लीजिए और क्लास स्टार्ट करते हैं। सर हम अब देखो, कोशिका क्या है। कोशिका क्या है? व्हाट इज सेल। तो फ्रेंड्स, ये कोशिका होती क्या है? कोशिकाएं बिल्कुल एक महीन सूक्ष्म जीव, मान लो एक तरह से बिल्कुल बारीक या महीन कण के सूक्ष्म जीव हमारे जो शरीर में, जो एक तरीके से जो वायवीय अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया के साथ काम करते हैं, डीएनए आरएनए मौजूद होते हैं। और जो हमारा ब्लड है सर्कुलेशन करता है, एकदम हर चीज में शरीर की जो प्रक्रिया हो रही है, श्वसन लेने की, ऊर्जा प्राप्त करने की, उसको पचाने की, रस बनाने की, हर कार्य में, हर चीज में कोशिका का महत्व है। और कोशिका जो है हमारी खाल जो त्वचा है उसमें पाई जाती है, नसों में पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है। शरीर के हर छोटे से लेकर के बड़े अंग तक कोशिका समायोजित है। और वो जो कोशिका होती है हमारे जो चर्बी, हमारा जो शरीर है, स्किन है, उसको जीवित रख पाती है। यदि उसकी कोशिकाएं मर जाएंगी तो हमारा शरीर सूखने लगेगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ती जाएगी। और जैसे जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ेगी तो हमारा यहाँ पर सांस लेना कठिन हो जाएगा, ना ऊर्जा बन पाएगी और हम मर भी सकते हैं। तो जो कोशिका है वो एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण वस्तु मान लो, अंग मान लो, कुछ भी मान लो, हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कोशिका। और कोशिका के बारे में आपने ये पढ़ लिया होगा कि जो उसकी खोज की थी सन 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। चलिए अब इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, इसके प्रकारों को पढ़ेंगे। कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई है और ये कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड आदि से बनी होती है। सभी जीवन प्रक्रियाएं कोशिकाओं द्वारा ही संचालित होती है। जीवन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी सारी प्रक्रियाएं हैं, जीवन को जीना, आगे बढ़ना, शरीर का मजबूत होना, कमजोर होना, कुछ भी हो शरीर के साथ में, वो सब कोशिकाओं के द्वारा संभव होता है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और उनमें मौजूद कोशिकाओं की संख्या के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। और यहाँ पर जीव दो प्रकार के बताए गए हैं। देखो, सभी जीव, अब वो चाहे पादप जीव हो, जो जीव जंतु हो, जानवर हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, कोई सा भी जीव हो, सब में कोशिका पाई जाती है। अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग उनकी संख्या होती है। तो यहाँ पर जीवों को जो कोशिकाएं उनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है जीवों के अनुसार। पहला है सर हमारा एक कोशिकीय जीव। क्या है? एक कोशिकीय जीव, सिंगुलर बोल दो इसको, सिंगुलर सेल्स। और दूसरा है हमारा बहुकोशिकीय जीव, इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लूरल सेल्स, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अब इसमें हम पढ़ेंगे एक कोशिकीय जीव के बारे में। एक कोशिकीय जीव क्या होता है? कि जिन कोशिकाओं में केवल एक ही कोशिका होती है, जिन कोशिकाओं में केवल एक ही कोशिका होती है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। उन जीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इन्हें पृथ्वी पर जीवन के सबसे प्रारंभिक रूपों में से एक माना जाता है और इनको पृथ्वी पर जीवन के सबसे प्रारंभिक रूपों में से एक माना जाता है। तथा अब जो अधिक जटिल बहुकोशिकीय जीव है, बहुत अधिक जटिल मान लो बहुकोशिकीय जीव है, इन एक कोशिकीय जीवों में से ही युगों युगों में विकसित हुए हैं। और ये जो एक कोशिकीय जीव है ये आगे बढ़ते गए हैं और अनेक कोशिकाएं उत्पन्न करते गए हैं। फिर बात आती है सर हमारा बहुकोशिकीय की। ये बहुकोशिकीय जीव क्या होता है? जिन कोशिकाओं में बहुत अधिक संख्या में या एक से अधिक कोशिकाएं
होती है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। कि जिन कोशिकाओं में बहुत अधिक संख्या में या एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। इनमें जटिल कोशिकाओं वाले विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो एक कोशिकीय जीवों में नहीं होती हैं। यह देखा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं जबकि जानवर उपभोक्ता का स्थान लेते हैं। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा क्लाइमेट जो है उसके अंदर यह भी देखा गया जो हमारे पौधे हैं वो क्या है उत्पादन का कार्य करते हैं और जो जीव जंतु है उपभोक्ता का। इसका मतलब क्या हो, जो फसल उगाई हमने सर तो पौधा फसल के रूप में तैयार हुआ, पेड़ बना, पौधा बना, फल फूल आए, जो भी है सब्जी आई और जानवरों ने उसको खा लिया, जानवर उसके उपभोक्ता हुए, ठीक है, उत्पादक पादप हो गए और जीव जंतु उसके उपभोक्ता हो गए। इसलिए उनकी जो गतिविधियां हैं वो भिन्न है और उनकी कोशिका संरचना भी भिन्न है। तो यहाँ पर बहुकोशिकीय में ये एग्जाम्पल दिया गया हमको, उनकी जो विभिन्नता है, गतिविधियां वो सारी भिन्न है और उनके अंदर जो कोशिका संरचनाएं पाई जाती है वो भी बहुत भिन्न होती है। पौधों और जानवरों में कोशिका संरचना और कोशिकांग भिन्न होते हैं और मुख्य रूप से उनके कार्यों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। कोशिका संरचना में भिन्नता ही पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच अंतर का कारण होती है। पशु कोशिकाएं 4 मुख्य भागों से बनी होती हैं। अब यहाँ पर हम पशु कोशिका के बारे में चर्चा करते हैं कि जो पशु कोशिका होती है वो क्या होती है, कैसे बनती है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। 4 मुख्य भाग कौन से होते हैं सर पशु कोशिका में? एक तो नाभिक पाया जाता है, दूसरा कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, कोशिका द्रव्य पाया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। इसको सर क्या बोलते हैं? पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का शक्ति गृह। एक प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? शक्ति गृह होता है। और फिर पशु कोशिकाओं जो इन सभी भागों के साथ साथ पादप कोशिकाओं में भी भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कोशिका भित्ति, रिक्तिका, क्लोरोप्लास्ट, ये किसमें होती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब सर हम यहाँ पर इनके बीच में अंतर भी जान लेते हैं कि इनके बीच में अंतर क्या क्या होते हैं और क्या अंतर पाए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, पशु और पादप कोशिकाओं के बीच अंतर क्या होता है? पहला आएगा हमारा पशु कोशिका, फिर आएगा पादप कोशिका। तो देखिए सर, जो पशु कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि पादप कोशिका होती है जिसमें कोशिका झिल्ली के बाहर सेल्यूलोज और कोशिका भित्ति होती है। फिर दूसरी बात आती है, पशु कोशिकाओं में अनियमित या गोल आकार के होते हैं। जो पशु कोशिका है वो अनियमित और गोल आकार की होती है, जबकि पादप कोशिकाएं आकार में वर्गाकार और आयताकार होती हैं। जो पादप कोशिकाएं वह आकार में क्या होती हैं? वर्गाकार या आयताकार होती हैं। फिर बात आती है पशु कोशिका में जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स अनुपस्थित होते हैं, पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। पशु कोशिकाओं में प्लास्टिड अनुपस्थित है तो पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड मौजूद होता है। पशु कोशिकाओं में से रिक्तिकाएं आमतौर पर छोटी होती हैं और कभी कभी अनुपस्थित भी होती हैं, क्योंकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं कुछ बड़ी या एकल तथा केंद्र में स्थित रिक्तिकाएं होती हैं। फिर बात आती है जो सिलिया होता है, सिलिया अधिकांश पशु कोशिकाओं में मौजूद होती है। जो सिलिया होती है वो अधिकांश पशु कोशिकाओं में मौजूद होती हैं, जबकि सिलिया यहाँ पर अनुपस्थित होती है पादप कोशिकाओं में। माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है और संख्या में बहुत अधिक है। पशु कोशिकाओं में जो कोशिका का शक्तिग्रह होता है, प्रमुख माइटोकॉन्ड्रिया, वो वहां पर मौजूद होता है और संख्या भी उसकी बहुत अधिक होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है लेकिन संख्या बहुत कम होती है। पोषण का तरीका विषमपोषी है, विषमपोषी यानी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे। यहाँ पर पोषण का तरीका मुख्यतः सपोषी है। सपोषी का मतलब तापमान में सूर्य के प्रकाश में उपस्थित प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके उसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से स्वयं के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, तो ये सपोषी हो गए। पशु कोशिकाओं में एकल अत्यधिक जटिल और प्रमुख गोल्जी उपकरण मौजूद है, जबकि पादप कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण की कई सरल इकाइयां मौजूद हैं जिन्हें डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है पशु और पादप कोशिकाओं के बीच समानताएं।
अब तक तो हमने दोनों में अंतर पढ़े थे, अब उनके बीच में क्या क्या समानताएं होती है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला अंतर समानता है, दोनों में कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होती है। दोनों कोशिकाओं में, पशु और पादप कोशिकाओं में सर, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों पाई जाती हैं। दोनों में राइबोसोम होते हैं, ये बात भी है, और दोनों के अंदर राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। दोनों में अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, इन दोनों के अंदर अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। जबकि दोनों में एक सुप्रभाषित नाभिक और कोशिका द्रव्य होता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी एक नाभिकीय झिल्ली से घिरा होता है। जो आनुवांशिक पदार्थ है हमारा डीएनए, वो भी क्या होता है, एक नाभिकीय झिल्ली से घिरा हुआ होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, फिर हमें यह भी देखना है कि जो कोशिका संरचना और उनके कार्य क्या क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका जो हमारा निष्कर्ष है कि पौधों की कोशिकाएं और पशु कोशिकाएं समान दिखाई दे सकती हैं, लेकिन उनमें मूलभूत अंतर है जो उनसे संबंधित कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिखने में एक जैसी समान हो सकती है, लेकिन उनका जो अंतर, उनमें डिफरेंस है, वो मूलभूत है। मूलभूत का होता है मुख्यता ऐसा अंतर आमतौर पर उनमें देखा जा सकता है। पौधों की कोशिकाओं की विशेषता, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और बड़े केंद्रीय रिक्तिकाओं की उपस्थिति है, जो प्रकाश संश्लेषण और पौधों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और बड़े केंद्रीय रिक्तिकाएं नहीं होती हैं, लेकिन उनमें लाइसोसोम और सेंट्रोसोम होते हैं, जो क्रमशः पाचन और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो हमने उनके बारे में पढ़ा, कोशिकाओं के बारे में, एक कोशिकाएं, बहुकोशिकाएं, उनमें जो अंतर पड़े, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। आगे देखते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, इसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया था। सभी जीवन गतिविधियां कोशिकाओं द्वारा ही की जाती है, ये बात सही है। जीवों को उनमें मौजूद कोशिकाओं की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव एक कोशिकीय होते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव में बड़ी संख्या में कोशिकाएं होती है। लेकिन ये माना जाता है कि जो एक कोशिकीय जीव हैं, वो पृथ्वी पर जीवन के सबसे शुरुआती रूपों में से एक है। जो जीवन की शुरुआती हुई थी, इससे पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ हुआ, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, लोग कैसे आगे बढ़े, कैसे धीरे धीरे छोटे छोटे जीवाणु से, विषाणुओं से बड़े बड़े कीड़े मकोड़े बने, मछलियां बनी, उससे फिर जैसे जैसे आदि मानव में परिवर्तित हुए, बंदर बने, डायनासोर बने। एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीव को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाती गई। लेकिन थे वो एक कोशिकीय, और धीरे धीरे एक कोशिकीय जो जीव था, वो ये पाया गया कि सबसे पहले शायद इसी से जीवन की संभावना बनी होगी। आखिरकार इन एक कोशिकीय जीवन रूपों में कई गुणों में अधिक जटिल बहुकोशिकीय जीव विकसित हुए। बहुकोशिकीय जीवों में जटिल कोशिकांगों वाली विशेष कोशिकाएं होती हैं, जो एक कोशिकीय जीवों में आमतौर पर नहीं होती हैं। आगे देखते हैं सर। एक पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों की भूमिगत उत्पादकों की होती है। जो पौधों की भूमिका होती है वो उत्पादकों की होती है। उत्पादक का मतलब है बनाने वाला ना, प्रोड्यूस करने वाला। जबकि जानवरों में ने उपभोक्ता की भूमिका निभाई है। जानवर उपभोक्ता बन गए, यूज करने वाले, इसलिए उनकी जो दैनिक गतिविधियां और कार्य हैं वो भिन्न होते हैं, और इसलिए उनकी कोशिका संरचना भी भिन्न होती है। पौधों और जानवरों में कोशिका संरचना और अंगक भिन्न होते हैं, और मुख्य रूप से उनके जो कार्य के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। उनकी कोशिका संरचना में अंतर पौधे और पशु कोशिकाओं के बीच अंतर का कारण है। प्रत्येक कोशिका अंगक को एक विशेष कार्य करना होता है। ये बात भी है कि जो प्रत्येक कोशिका अंगक है, उसको एक विशेष कार्य करना होता है। कुछ कोशिका अंगक पौधे और पशु कोशिका दोनों में मौजूद होते हैं। कुछ कोशिका अंगक ऐसे होते हैं जो पौधे और पशु कोशिका दोनों में मौजूद होते हैं, जबकि अन्य उनमें से एक के लिए ऐसे अद्वितीय होते हैं। पृथ्वी के अधिकांश उच्च जीव यूकेरियोटिक है।
यूकेरियोट है जिनमें सभी पौधे और जानवर शामिल है, इसलिए ये कोशिकाएं यूकेरियोट से जुड़ी होती हैं और कुछ समानता ही साझा करती है, उनके जैसा दर्शाती है। फिर आगे दिया गया है कि यहाँ पर हमको उदाहरण के लिए सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में से एक नाभिक, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और अन्य कोशिका अंगक भी होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि कोशिकाएं, उनके बारे में हम क्या जानेंगे। हमने ये भी देख लिया था कि जो पादप कोशिका और पशु कोशिका है उनके बीच का अंतर क्या था। पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं के बीच अंतर दर्शाने वाला हमने एक आरेख भी जाना था। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमको बताया गया था, पौधे पशु दोनों कोशिकाओं में कुछ सामान्य कोशिका अंगक होते हैं और दोनों यूकेरियोट हैं। इनके सभी अंगों का कार्य बहुत हद तक समान माना जाता है। हालांकि पौधे और जो पशु कोशिकाओं के बीच बड़े अंतर में है और उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी। देखिए, पादप कोशिका और पशु कोशिका के बीच में प्रमुख अंतर दिए गए हैं। उनके बीच में अंतर क्या पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या चर्चा की जाती है, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली चीज दी गई सर हमको यहाँ पर पादप कोशिका, क्या दिया गया है, पादप कोशिका। दूसरा हमारा पशु कोशिका। कोशिकाओं का आकार एक तरह से होता है, कैसे, आकार में पादप कोशिकाएं वर्गाकार और आयताकार होती हैं, जबकि पशु कोशिकाएं अनियमित या गोलाकार की होती हैं। फिर बात आती है कोशिका भित्ति की, इसमें उपस्थित होती है, यहाँ पर अनुपस्थित होती है। फिर बात आती है प्लाज्मा कोशिका झिल्ली की, तो पादप में उपस्थित है और जंतु में अनुपस्थित है, सॉरी यहाँ पर उपस्थित होती है। फिर आता है अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अंतःप्रद्रव्यी जालिका क्या होती है, यहाँ उपस्थित होती है, इसमें भी उपस्थित होती है। इनका जो नाभिक होता है वो उपस्थित होता है और कोशिका के एक तरफा स्थित होता है, यहाँ उपस्थित होता है तथा कोशिकाओं के केंद्रक में स्थित होता है। फिर बात आती है लाइसोसोम की। लाइसोसोम क्या होता है, यहाँ पर मौजूद है लेकिन बहुत दुर्लभ है, पशु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। फिर गोल्जिकाएं, गोल्जिकाएं पादप कोशिकाओं में उपस्थित है और पशु कोशिकाओं में भी उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य यहाँ भी उपस्थित है और यहाँ भी उपस्थित है। फिर आगे दे रखा है सर हमको कोशिका द्रव्य है जो दोनों में उपस्थित है। फिर है राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में उपस्थित है। ठीक है, प्लास्टिड यहाँ उपस्थित है, यहाँ अनुपस्थित है। रिक्तिकाएं कुछ बड़ी या एकल केंद्रक में स्थित रिक्तिकाएं होती हैं, जबकि यहाँ आमतौर पर छोटे और असंख्य होती हैं। फिर सिलिया की बात आती है, यहाँ अनुपस्थित है और इसमें अधिकांश पशु कोशिकाओं में मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति ग्रह, वो जंतु पादप कोशिकाओं मौजूद है लेकिन संख्या में कम है। और फिर इसमें बात आती है जंतु में जो वर्तमान और असंख्य है, और इनका जो पोषण का तरीका है वो भी क्या होता है, मुख्यतः अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने चर्चा की, उनके अंतर के बारे में पढ़ा और अगले क्लास में उससे पूछे जाने कुछ संबंधी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।